नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला की आज हमारी अंतिम क्लास है। यानी आज की क्लास के बाद हमारा जो हिंदी वर्णमाला का अध्याय है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास से हम लोग संधि का टॉपिक शुरू करेंगे। तो हमारी जो आज की क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे मात्राओं की गणना और वर्णों की गणना करना। उसके साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार किसी शब्द को कैसे लिखा जाता है। यानी जैसे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखते हैं इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, सबसे पहले ए से शुरू होने वाले उस शब्द, उसके बाद बी से शुरू होने वाले, फिर सी से शुरू होने वाले। इसी तरीके से जो हिंदी के शब्द हैं उनको हिंदी शब्दकोश के हिसाब से किस क्रम में लिखा जाता है, इसको पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिए गए शब्द में मात्राओं की संख्या कितनी है, या दिए गए शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है, या फिर 4-5 शब्द आपके सामने दिए जाते हैं, उनमें ये पूछा जाता है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार इनका क्रम क्या होगा। तो वहाँ पर आप जो हिंदी शब्दकोश का क्रम है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है, सबसे पहले छोटा आ, फिर बड़ा आ, उसके बाद छोटी ई, उसके बाद का, खा, गा, इसी हिसाब से जो शब्द हैं उनको लिख देते हैं। और यही आप गलती करते हैं, आपका जो प्रश्न है वो गलत हो जाता है। क्योंकि हिंदी शब्दकोश के जो क्रम है, शब्दों को रखने के जो क्रम है, वो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से नहीं होते, उनमें कुछ फेरबदल किया गया है। वो नियम क्या है, किस हिसाब से हम हिंदी शब्दकोश को लिखते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। इससे पहले की जो क्लास थी यानी कल की क्लास, उसमें हमने स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था। यानी इस अध्याय में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, उसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे और शब्दकोश के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने उन पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि आखिर ये मात्रा क्या होती है। किसी शब्द में मात्राओं को तो हम बाद में गिनेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मात्रा क्या होती है। तो मात्राएं स्वरों का ही एक सांकेतिक रूप होती हैं तथा वे स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो मात्राएं होती हैं वास्तव में वो एक प्रकार का स्वर ही होती हैं। जब हम किसी शब्द को लिखते हैं उसमें व्यंजन वर्णों के साथ जब स्वर लिखा जाता है, यानी व्यंजन वर्णों में स्वरों को जोड़ा जाता है, तो हम करते क्या हैं कि व्यंजनों के साथ सीधे सीधे स्वर वर्णों को ना लिख करके उसके स्थान पर कुछ निशान, कुछ सांकेतिक रूप लिखते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें लिखना हो कोमल, तो हम क्या करते हैं, का, उसके ऊपर ओ की मात्रा, फिर माँ और ला। तो यहाँ एक वर्ण है का, इसके साथ एक स्वर जुड़ा हुआ है ओ, का में ओ जोड़ा गया तब ये बना को। लेकिन हमने किया क्या, का के साथ सीधे सीधे ओ स्वर को नहीं जोड़ा, बल्कि ओ के स्थान पर एक ऐसा निशान, एक ऐसा संकेत जोड़ दिया जो हमें ये बताता है कि वास्तव में यहाँ पर ओ है। तो यही जो निशान है, जो सांकेतिक रूप है, जो हमें किसी एक पर्टिकुलर स्वर के बारे में बताता है, वही जो सांकेतिक रूप, जो निशान है, वो मात्रा कहलाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मात्राएं क्या होती हैं। अभी आगे और समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से, तब आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। जो हमारे वर्णमाला में मात्राओं की संख्या है वो कुल 11 है। यानी हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं और हर स्वर की एक मात्रा होती है, एक सांकेतिक रूप होता है। तो मात्राओं की संख्या होती है कुल 11, कुल 11 मात्राएं। लेकिन जो सांकेतिक रूप है या जो लिखित रूप है, तो लिखित रूप में सिर्फ 10 मात्राएं होती हैं, सांकेतिक रूप से सिर्फ 10 मात्राएं होती हैं। क्योंकि जो हमारा छोटा वाला आ है, छोटा आ सबसे पहला वर्ण, उसकी मात्रा तो होती है लेकिन उसका कोई लिखित या सांकेतिक रूप नहीं होता। आज तक आपने कभी छोटे आ की मात्रा नहीं देखी होगी। बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हर एक की मात्रा होती है, लेकिन छोटे वाले आ की कोई मात्रा नहीं लिखी जाती,
मात्रा होती है लेकिन उसका कोई सांकेतिक रूप यानी कोई चिन्ह नहीं बनाया गया है। तो इसीलिए छोटे आ की मात्रा को हटा करके बाकी के जो 10 स्वर हैं इनका एक सांकेतिक रूप होता है, जबकि आ का कोई सांकेतिक रूप नहीं है। और जो छोटा आ है ये आपका उदासीन स्वर कहलाता है। उदासीन स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनकी कोई सांकेतिक रूप या जिनका कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं होता, वे आपके उदासीन स्वर कहलाते हैं, जिनकी कोई स्वतंत्र मात्रा नहीं होती। वे आपके उदासीन स्वर कहलाते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मात्राएं क्या होती हैं। अब देखते हैं मात्राओं की संख्या को गिनना, यानी किसी शब्द में कितनी मात्राएं हैं इसको हम कैसे गिनते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं वो मात्राओं के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जो प्लुत स्वर है उसका हम लिखित रूप में कहीं प्रयोग नहीं करते, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में और दीर्घ स्वर के बारे में। तो जो ह्रस्व स्वर है इसमें आपका छोटे वाले वर्ण आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये ह्रस्व स्वर हैं और इनकी एक मात्रा होती है, यानी इन स्वरों की मात्राओं की संख्या जो होती है वो एक होती है, एक मात्रा। इसीलिए ये एक मात्रिक भी कहलाते हैं। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर में सभी बड़े वाले वर्ण आते हैं, बड़े वाले स्वर आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये सभी दीर्घ स्वर हैं और इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। यानी अगर कहीं भी बड़ा आ लिखा है इसका मतलब वहाँ पर 2 मात्राएं हैं, 2 मात्राएं। तो जब हम किसी शब्द में मात्राओं की गिनती करते हैं तो मात्राओं की गिनती करने के लिए जो एक निशान, जो एक संकेत बनाया जाता है, अगर कहीं आपको दिखाना हो कि इस शब्द में एक मात्रा है तो एक मात्रा के लिए आप इस तरीके से एक खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं आपको 2 मात्रा दिखानी हो कि इस वर्ण में 2 मात्राएं हैं तो आप इस तरह का निशान बनाते हैं, यानी इंग्लिश का एस अल्फ़ाबेट की तरह। अब अगर किसी शब्द में मात्राओं को गिनना हो तो आप कैसे गिनेंगे? चलिए उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है करण। अगर आप करण में गिनना चाहेंगे कि कितनी मात्राएं हैं तो इसका सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका ये है कि करण का शाब्दिक विच्छेद कर दीजिए। शाब्दिक विच्छेद यानी हर वर्ण को अलग अलग करके लिख देंगे। जैसे करण को कैसे लिखेंगे? का, हलंत वाला का, हलंत वाला का प्लस आ, तो हलंत वाला का प्लस आ मिलके बना पूरा का, प्लस रा, वो भी हलंत वाला रा, उसके साथ एक आ जुड़ा, फिर है ना, हलंत वाला ना और आ। इस तरीके से बना का, रा और ना, करण। तो इसमें अगर मात्राओं की संख्या गिननी हो तो जितने स्वर हैं उतनी मात्राएं होती हैं। तो अगर यहाँ गिनना हो तो आप कैसे गिनेंगे? ये एक व्यंजन है, यहाँ किसी तरह की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जो आ है ये एक मात्रा है। ये ह्रस्व स्वर है तो किसी भी ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है और उस मात्रा को आप इस तरीके से खड़ी पाई के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ हुई एक मात्रा। उसके बाद है आपका रा। रा एक व्यंजन है तो इस पर किसी तरह की मात्रा नहीं है। आगे है आ, तो आ की हुई एक मात्रा। उसके बाद ना, फिर है यहाँ आ की भी एक मात्रा। इस तरीके से 1, 2, 3 जो आपका करण शब्द है, करण शब्द में कुल 3 मात्राएं हुई। कितनी मात्राएं? 3 मात्राएं। उसी तरीके से निर्मला, अगर आप निर्मला लिखेंगे तो निर्मला को किस तरीके से लिखा जाएगा इसको देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे एक हलंत के साथ ना, उसमें छोटी ई की मात्रा जुड़ी हुई है तो आप यहाँ लिखेंगे एक ई। उसके बाद यहाँ एक रा है, आधा रा, तो हलंत वाला रा, फिर है माँ,
माँ हलंत के साथ प्लस एक आ, फिर ला और उसके साथ एक बड़ा आ, क्योंकि इसमें बड़े आ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो अगर आप यहाँ गिनेंगे कि मात्राओं की संख्या क्या है, तो स्वरों की संख्या गिन लीजिए, मात्राएं पता चल जाएंगी। सबसे पहले है छोटी ई, तो छोटी ई एक ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है, तो इसकी एक मात्रा। उसके बाद ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, फिर यहाँ एक आ है, आ की भी एक मात्रा होती है, फिर है ला, ये व्यंजन है। उसके बाद स्वर है बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा कितनी होती है, ये एक दीर्घ स्वर है, तो इसकी दो मात्राएं होती हैं, और इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो अगर आप इसकी मात्राएं गिनेंगे तो एक मात्रा, दो मात्रा प्लस ये वाली दो मात्रा, कुल मिला के हुई चार मात्राएं। तो निर्मला शब्द में आपकी कुल चार मात्राएं होंगी। उसके बाद अगला शब्द है कोठरी। अगर कोठरी में मात्राओं की संख्या गिनेंगे तो इसको देखिए, आप इसको लिखेंगे का प्लस एक ओ प्लस ठा, उसके बाद एक छोटा आ प्लस रा हलंत के साथ प्लस बड़ी ई। तो अब इसमें जो है का एक व्यंजन है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। यहाँ है ओ की होती है दो मात्राएं, क्योंकि ये एक दीर्घ स्वर है। उसके बाद यहाँ है आ की एक मात्रा, और बड़ी ई की भी होती है दो मात्राएं। तो इस तरीके से आपके पास 2, 1, 3 और 2, 5 कोठरी शब्द में कुल 5 मात्राएं होंगी। इस तरीके से आप मात्राओं की गणना कर सकते हैं। अगर आप बिना स्वरों को अलग किए गिन सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी शब्द में हर एक वर्ण को अलग अलग कर लीजिए, स्वरों को अलग और व्यंजनों को अलग। उसके बाद जितने स्वरों की संख्या होगी उतनी ही आपकी मात्राएं होंगी। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है और दीर्घ स्वर की दो मात्राएं। इस तरीके से हम गिन लेंगे। ये तो हमने बात कर ली मात्राओं की संख्या की, कि हम किसी शब्द में मात्राओं की संख्या कैसे गिनेंगे। अब बात करते हैं वर्णों की संख्या, यानी किसी शब्द में कितने वर्ण हैं ये हम कैसे गिनेंगे। आमतौर पर आप लोग क्या करते हैं, अगर कोई शब्द दिया गया है जिसमें आपको वर्ण गिनने हैं तो आप कैसे गिनते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अमर, तो ये एक वर्ण, दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण। आप कहते हैं कि अमर में कुल 3 वर्ण है। यहाँ लिखा हुआ है मनुष्य, तो एक वर्ण, दूसरा वर्ण, ये आधा, कुल 2.5 वर्ण, और ये 3 यानी 3.5 वर्ण, 3.5 वर्ण। तो मनुष्य में 3.5 वर्ण है और अमर में 3 वर्ण है। आप इस तरीके से गिनते हैं, जो कि गलत तरीका है। अगर आप इस तरीके से वर्णों की संख्या गिनेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको गिनने के कुछ अलग नियम होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले आप एक लाइन नोट कीजिए, वर्णों की संख्या को गिनना और उसके नीचे लिखिए, यदि किसी शब्द के अंत में छोटा आ आए तो उस वर्ण को नहीं गिना जाता। यानी अगर कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ हो जिसके अंत में छोटा वाला आ लिखा गया हो, तो जब हम वर्णों की गिनती करेंगे तो अंत में जो छोटा आ लिखा है उसको नहीं गिनेंगे, उसके अलावा जितने वर्ण हैं उन सबको गिन लेंगे। दूसरी चीज़, अगर किसी शब्द के अंत में छोटे आ के अलावा बाकी कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन आया हो, यानी छोटा आ के अलावा कोई भी वर्ण लिखा हुआ हो, तब उसको गिना जाएगा। चलिए अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपको मनुष्य शब्द में लिखना हो वर्णों की संख्या, तो आप कैसे लिखेंगे। तो इसका भी सबसे पहले आप शब्द विच्छेद कर लीजिए, यानी हर एक वर्ण को, हर एक स्वर और हर एक व्यंजन को अलग अलग कर लीजिए। जैसे मनुष्य में हम लिखेंगे माँ हलंत के साथ प्लस आ प्लस ना, उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ लिखेंगे छोटा ऊ। उसके बाद प्लस में शाह, वो भी हलंत के साथ, तो आधा, यहाँ पर आधा शाह है इसलिए अब इसमें किसी तरीके का स्वर नहीं लगेगा। आधा शाह प्लस
या, उसके बाद एक आ, ये हो गया आपका मनुष्य। तो अब वर्णों की संख्या कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब अंत में छोटा आ आया है। अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी भी शब्द के अंत में छोटा आ हो तो उस छोटे वाले आ को नहीं गिनते, तो इसको नहीं गिनेंगे। तो मनुष्य शब्द में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6। मनुष्य शब्द में कुल 6 वर्ण हैं। इसी तरीके से अगर आपको अमर में देखना हो तो आप अमर शब्द में वर्णों की संख्या कैसे गिनेंगे? आप यहाँ लिखेंगे आ, उसके बाद है माँ, वो भी हलंत के साथ, उसके बाद फिर से आ, उसके बाद एक रा और उसमें जुड़ेगा एक स्वर आ। अब अगर यहाँ गिनेंगे तब क्या होगा? 1 2 3 4, और चूंकि ये छोटा आ अंत में आया है तो इसको नहीं गिनेंगे। तो अमर शब्द में 1 2 3 4 टोटल 4 वर्ण हैं। उसके बाद शब्द आता है हिरनी। हिरनी में कितने वर्ण हैं? इस शब्द को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर नियमों में थोड़ी सी फेरबदल होगी। फेरबदल क्या होगी कि अभी तक हम अंत में जो आ रहा था उसको नहीं गिन रहे थे, लेकिन इस बार क्या होगा यहाँ देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे हा। हा, उसमें जुड़ा हुआ है छोटी ई की मात्रा, इसलिए यहाँ पर होगी छोटी ई, प्लस रा, वो भी हलंत के साथ, ये भी आपका हलंत के साथ होगा, प्लस आ, उसके बाद ना और बड़ी ई, क्योंकि यहाँ बड़ी ई की मात्रा है। अब वर्णों को कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6। इस बार जो अंत में स्वर है उसको भी गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ छोटा आ नहीं है बल्कि बड़ी ई है। तो अगर छोटे आ के अलावा कोई भी वर्ण हो उसको गिन लिया जाएगा। तो इस बार हिरनी में कितने वर्ण हुए? 1 2 3 4 5 6। तो हिरनी शब्द में टोटल 6 वर्ण है। इसी तरीके से सपेरा में गिनेंगे। सपेरा शब्द में आप कैसे गिनेंगे? सा प्लस आ, उसके बाद पा, फिर ए, उसके बाद रा प्लस बड़ा आ। आप इस शब्द को भी ध्यान से देखिए। 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 4 5 और 6, यानी इसमें टोटल 6 वर्ण हैं। यहाँ पर अंत में बड़ा आ आया हुआ है, तो छोटा आ को हम नहीं गिनते, उसके अलावा सभी वर्णों को गिन लिया जाता है। तो क्योंकि अंत में बड़ा आ है इसलिए इसको गिनेंगे। तो टोटल सपेरा में 6 वर्ण हैं। उसके बाद अगर डमरू को लिखेंगे तो डमरू को कैसे लिखेंगे? डा हलंत के साथ, प्लस आ, प्लस माँ, उसके बाद फिर से एक आ, उसके बाद रा और बड़ा ऊ। इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6, यानी डमरू में भी टोटल 6 वर्ण हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी शब्द में वर्णों की संख्या को गिनते हैं। सबसे पहले आप पूरी तरीके से उसका शब्द विच्छेद करेंगे, यानी स्वर को अलग और व्यंजनों को अलग करेंगे, हर एक वर्ण को तोड़ेंगे। उसके बाद हर वर्ण को गिन लिया जाएगा। अंत में छोटा आ आया हुआ है तो उसको नहीं गिनेंगे। छोटे आ के अलावा कोई भी वर्ण अंत में हो उसको गिन लिया जाएगा। लेकिन अगर वही छोटा आ कहीं बीच में आया हो या शुरू में आया हो तब उसको गिना जाएगा। इसको आप ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं हिंदी शब्दकोश की, कि हिंदी शब्दकोश में किसी भी शब्द को किस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से किसी शब्द को लिखना हो तो उसका एक सिंपल सा नियम है
जैसे ए से जेड तक अल्फ़ाबेट का क्रम है, उसी हिसाब से डिक्शनरी के हिसाब से शब्द भी लिखे जाते हैं। लेकिन हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कुछ उलटफेर है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है। किसी भी शब्दकोश के हिसाब से अगर किसी शब्द को लिखना हो तो आप सबसे पहले उन शब्दों को लिखेंगे जिनकी शुरुआत स्वरों से हुई है, यानी स्वरों के साथ हुई है। उसके बाद उन शब्दों को लिखेंगे जिनकी शुरुआत व्यंजनों के साथ हुई है, यानी पहले स्वर वर्ण लिखे जाएंगे, उसके बाद व्यंजन वर्ण। अब यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल था, क्योंकि वर्णमाला में भी पहले स्वर लिखा हुआ है, उसके बाद व्यंजन। तो हमने शब्दकोश के हिसाब से भी पहले स्वर लिखा फिर व्यंजन। बात आती है कि स्वरों में भी जो कुल 13 वर्ण हैं, लिखित आधार पर कुल 13 स्वर हैं, उनमें किसको पहले लिखेंगे और किसको बाद में। तो सबसे पहले लिखा जाता है अनुस्वार को। अनुस्वार यानी ये जिसके ऊपर एक बिंदु लगा होता है, तो सबसे पहले अनुस्वार वाले वर्णों को लिखा जाता है। ऐसे वर्ण जिनकी शुरुआत अनुस्वार के साथ हुई है उनको सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद आपका लिखा जाता है अनुनासिक। अनुनासिक यानी ये वाला वर्ण जिसमें ऊपर चंद्राकार बिंदु लगी हुई है। अनुनासिक के बाद लिखी जाती है आपका विसर्ग। विसर्ग यानी ये जिसके अंत में 2 बिंदुएं होती हैं। विसर्ग के बाद बाकी के जो बचे हुए स्वर हैं उनको उसी क्रम में लिखा जाता है जिस क्रम में वो वर्णमाला में लिखे हुए हैं। यानी सबसे पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये सब इसी क्रम में लिखे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें व्यंजनों की, व्यंजन वर्ण कैसे लिखे जाते हैं, तो व्यंजनों में सबसे पहले लिखा जाता है का वर्ण। का वर्ण। का के बाद लिखा जाता हैक्षा, क्षत्रिय वालाक्षा वर्ण। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं किक्षा कैसे बनता है।क्षा लिखने के लिए आपको एक का प्लस में एक क्षा लिखना पड़ता है। तो क्षत्रिय में का औरक्षा जुड़ा हुआ है, तो चूंकि हम व्यंजनों की शुरुआत का से होती है तो सबसे पहले ये का लिखते हैं, और क्षत्रिय में भी क्योंकि का जुड़ा हुआ है इसलिए का के बाद क्षा लिखते हैं। उसके बाद खा, गा, उसके बाद घा, फिर गा, चा, छा, जा। जा के बाद आपका लिखा जाता है ज्ञा। जा के बाद आप झा नहीं लिखेंगे, यानी जो शब्दकोश का क्रम है उसमें जा के बाद झा नहीं लिखा जाता बल्कि ज्ञा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो हमारी ज्ञा है वो बना हुआ है 2 शब्दों से मिलकर, जा प्लस इया। तो चूंकि ज्ञा जा में सबसे पहला वर्ण जा आता है, इसीलिए झा से पहले ज्ञा को लिखते हैं। उसके बाद है झा, इया, उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, उसके बाद ता। ता के बाद आपका लिखा जाता है शब्द त्रा, क्योंकि आप जानते हैं त्रा भी बना हुआ है ता और रा के जुड़ने से। तो चूंकि त्रा में ता जुड़ा हुआ है इसलिए इसको था से पहले लिखा जाता है, त्रा को। फिर आता है आपका था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। या, रा, ला, व, शा, ये आपका सलजम वाला यानी तलब्बी शा। और तालब्य शा के बाद लिखा जाता है श्रा। क्यों लिखा जाता है श्रा, क्योंकि जो श्रा है वो बना हुआ है आपका शा और रा के जुड़ने से। तो क्योंकि श्रा में पहला वर्ण है शा, इसीलिए तालब्य शा के बाद श्रा लिखा जाता है, यानी मूर्धन्य शा से पहले श्रा लिखा जाता है। श्रा के बाद आता है मूर्धन्य सा, फिर दंत्य सा और हा। इस तरीके से ये हिंदी के शब्दकोश के क्रम हैं। ये सभी जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में हिंदी शब्दकोश के शब्द लिखे जाते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है क्षमा। क्षमा, क्षत्रिय, अंगरक्षक और अधर्म, ये 4 शब्द लिखे हैं। आपको ये बताना है कि इन 4 शब्दों में
हिंदी शब्दकोश के अनुसार इनका क्रम क्या होगा, यानी सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर कौन सा होगा। तो इसमें देखिए ये शुरू हुआ है क्षा से। आप जानते हैं जो हिंदी शब्दकोश का क्रम है उसमें हम सबसे पहले स्वर लिखते हैं, उसके बाद व्यंजन लिखते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है ये एक व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, जबकि ये दोनों स्वर हैं। तो ये बात तो तय है कि पहले और दूसरे से पहले तीसरा चौथा लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें स्वरों से शुरुआत हुई है। लेकिन अब अंगरक्षक और अधर्म, इन दोनों में से पहले कौन सा लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्वर हैं। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, अनुस्वार। तो इन दोनों में अनुस्वार कहाँ है, अनुस्वार यहाँ है अंगरक्षक में। तो इसलिए सबसे पहले लिखा जाएगा अंगरक्षक। तो ये आ गया आपका नंबर 1 पर। उसके बाद आता है आ। अनुस्वार के बाद इनमें से अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो आ लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पर। उसके बाद बात आती है पहले और दूसरे में, दोनों की शुरुआत हुई है क्षा से, क्षा वर्ण से। तो इसका सबसे पहले विच्छेद करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। तो सबसे पहला वर्ण है का, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ से तो पता नहीं चल सकता कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद। अब आगे बढ़िए, आगे यहाँ भी मूर्धन्य षा है, यहाँ भी मूर्धन्य षा। यहाँ से भी पता नहीं चल सकता कि कौन सा शब्द पहले होगा कौन सा बाद में। और आगे बढ़ेंगे, दोनों में है छोटा आ, यहाँ से भी पता नहीं चलेगा। फिर और आगे बढ़ेंगे, आगे इसमें है मा वर्ण, इसमें है ता वर्ण। तो शब्दकोश का क्रम जो है उसके हिसाब से पहले मा लिखा जाएगा या ता। तो यहाँ देखिए ये रहा आपका मा और ये रहा ता। तो पहले ता लिखा गया है बाद में मा, इसलिए यहाँ भी पहले ता आएगा उसके बाद मा, यानी ये जो है आपका तीसरे नंबर पर होगा और ये हो जाएगा चौथे नंबर पर। तो इस तरह से सबसे पहले आपका अंगरक्षक लिखा जाएगा, उसके बाद अधर्म, उसके बाद क्षत्रिय और फिर क्षमा। इस तरीके से आप हिंदी शब्दकोश को लिखते हैं। इसमें आप जो ये क्रम है इसको हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले स्वर फिर व्यंजन। स्वरों में भी सबसे पहले आपका अनुनासिक, अनुस्वार, फिर अनुनासिक, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद बाकी के स्वर उसी क्रम में जिस क्रम में वो वर्णमाला में लिखे जाते हैं। उसके बाद है आपके व्यंजन। व्यंजनों में भी सारे के सारे वर्ण उसी क्रम में लिखे जाएंगे जिस क्रम में वो हिंदी वर्णमाला में लिखे जाते हैं। बस आपको ध्यान इतना देना है कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर जैसेक्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये 4 वर्ण, इनका आप वर्ण विच्छेद कीजिए। तो जो इनका पहला शब्द होगा, जैसेक्षा में छा की शुरुआत होती है का से, त्रा की शुरुआत होती है ता से और श्रा की शुरुआत होती है शा से। तो इनको वहीं पर रख दिया जाएगा जहाँ से इनकी शुरुआत हुई है। जैसे क्षत्रिय यानी क्षा की शुरुआत का से होती है तो इसको का के बाद लिख दिया जाएगा। ज्ञा की शुरुआत जा से होती है इसलिए इसको जा के बाद रख दिया जाएगा। त्रा की शुरुआत होती है ता से इसलिए इसको ता के बाद रखेंगे। और श्रा की शुरुआत होती है तालव्य शा से इसलिए इसको तालव्य शा के बाद रखा जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये हमने मात्राओं की गणना, वर्णों की गणना और हिंदी शब्दकोश का क्रम पढ़ लिया। यहाँ पर आपका हिंदी वर्णमाला का अध्याय समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग संधि की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। नमस्कार।